2024 टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आपको और आपकी फैमिलीज को सबको ये नव वर्ष जो है वो बहुत खुशहाली लेके आए और आपके कैरियर्स को बुलंदी तक लेके जाए। इस कामना के साथ हम आज का जो केस है वो शुरू करते हैं। केस डॉक्टर अशोक अवध्या ने जब स्ट्रीम किया तो उसके बाद जितने पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया सबने एक से एक बढ़कर अच्छे अच्छे रूब्रिक लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है विच मेक्स मी रियली वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड, डॉक्टर हुसैन ने कहा था कि आई एम द फर्स्ट बैट्समैन ऑफ द न्यू ईयर, और मेरे को ये बताने में बहुत खुशी, उल्लास, हर्ष और हैप्पीनेस हो रही है कि मेरे को क्लीन बोल्ड कर दिया सबने, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। आप सबकी जो एनालिसिस है बहुत स्टीक, बहुत अच्छी, प्रॉपर और करेक्ट रही, और आपने सही मेडिसिन का चयन किया, सिलेक्शन की, कलकेरिया का भी ये मेडिसिन थी, और नए नए रूब्रिक्स आप लोगों ने सिलेक्ट किए। और यही एक सबसे बड़ा जो हमारा होता है कि लक्ष्य कि लर्न करना है। हर कोई दवा के ऊपर पहुंचेगा, रास्ते बहुत हैं, मिनिमम हमने एक लेना है, रास्ते अनेक हैं। सो ऐसे चलते हुए आप सबने कड़ी मेहनत की, और यहाँ से पता चलता है कि आप जिस एनर्जी से और जिस लगन से सीखने में लगे हुए हो, सो यू हैव अचीव्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस एनालिसिस। अब क्योंकि नया वर्ष है और आप लोग भी थके होंगे, मैं ज्यादा टाइम सोचता हूँ ना लूं तो अच्छा है। आप इंडिया में भी आज बहुत सर्दी है और आप रजाई में बिल्कुल घुस गए होंगे जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया था डॉक्टर अशोक उपाध्याय ने, और आप अपनी कोजीनेस में, रजाई की कोजीनेस में बैठे हुए। अब हम शुरू करते हैं। कुछ जगहों पे नहीं है सर। हेलो डॉक्टर हुसैन, आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं आ रही प्रॉपर? कुछ जगहों पे रजाइयों की हाजत नहीं है सर। रजाई में वाईफाई को लेके जाओ ना, वाईफाई दूर होगा, रजाई में नहीं घुस रहा। डॉक्टर दिलीप जानी, डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर सोनल और कितने ही और हमारे पार्टिसिपेंट्स आज हैं, सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की बधाई। और इस केस को आपने माइंड मेथड से तो कर ही लिया, बहुत अच्छे रूब्रिक आए हैं, और डॉक्टर हुसैन मुलानी ने बाखूबी से पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के एनालिसिस जो किया है, मैं आम पंजाबी में कहते मैं वारी जाऊं, आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने डॉक्टर हुसैन। आपकी सीख है, आपकी सीख के बदौलत है, आपकी मेहनत है उसमें सर। नहीं आपने बहुत पॉलिश कर दिया आपने। और आपने जो डॉक्टर शिंदे के साथ सेशन लगाया है ना, उसने तो बहुत ही चमक लेके आए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। डॉक्टर शिंदे ने तो इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हैं कि एक एक वर्ड जो वो बोलते हैं ना वो उतर जाता है जहन में सुनने वाले के। तो इस केस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। थोड़ा सा समराइज कर दीजिए ना केस को। हाँ मैं करता हूँ। उससे पहले समराइज करने से ये बताना जरूरी है कि इस केस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और होम्योपैथी है ही इसके बारे में है कि आप सुनते जाओ। एक होम्योपैथ को ही हैज टू बी अ गुड लिसनर, कीप ऑन लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। उसकी स्टोरी में से आपको वहीं से मिलेगी मदद कि आपने कौन सी दिशा, कौन सा डायरेक्शन आपने अख्तियार करनी है, सो दैट यू कैन रियली फाइंड द प्रॉपर सिमिलिमम ऑफ द केस। जहां फ्लो से पेशेंट चल रहा है, अनइंटरप्टेड चल रहा है,
दैट इज व्हाट इज नीडेड, और उसको इंटरप्ट करना बिल्कुल नहीं बनता। वो आपको लीड कर रहा है। द पेशेंट इज योर ड्राइवर। आप तो पीछे सीट पे बैठे हैं एज ए पैसेंजर, द रियल ड्राइवर इज द पेशेंट। और डॉक्टर सैगल कहते होते थे अपने सेमिनार में, जब भी हमने उनका सेमिनार अटेंड करना, वो एक ही बात कहते थे कि ट्रीट योर पेशेंट एज योर टीचर। वो आपको कुछ ज्ञान दे रहा है उसके बारे में, और उसके ज्ञान को, उसकी इंफॉर्मेशन को समझ के आपने उसकी मदद करनी है। सो वो आपका टीचर है, वो आपको ड्राइव कर रहा है, वो आपको दिशा दिखा रहा है, आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है उसको फॉलो करना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, मींस इंटरप्ट नहीं करना। सो इस केस में भी नो इंटरप्शन वाज डन। ही वाज ए जेंटलमैन ऑफ 50 years एज, और उसको मेरे पास कोई उसका नॉन रिलेटिव जो था वो लेके आया था। वो क्यों लेके आया था? क्योंकि ये अपना इलाज तो कराना चाहता था, पर इसके पास पैसे की किल्लत थी। ही वॉज नॉट एबल टू पे द फी, एंड देयरफॉर वो इलाज नहीं करवा रहा था। तो उसकी जो मेरी फी भी दी, एक उसके जान पहचान वाले ने दी, वो भी उन्होंने ई ट्रांसफर की दूर से, और उन्होंने मेरे से बात की कि इनका जो इलाज है वो हमने करवाना है, इनसे पैसे हमने नहीं लेने देना, बिकॉज ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू। उसने आते ही जब वो मेरे पास क्लिनिक में चैम्बर में आया, तो उसके आवाज आ रही थी मुंह से, बड़ी अजीब सी, हूं, जैसे बहुत एगनी में हो, जैसे बहुत ही ज्यादा उसको तकलीफ हो रही हो। और वो आके बैठ गया, और उसने मेरे पूछे बगैर ही वो बतला रहा है कि मेरे को नॉन स्टॉप वोमिटिंग है, और भूख भी नहीं लगती है, और एनर्जी भी नहीं है पिछले 3 महीने से। और वो जो हूं की उसकी साउंड थी, वो बदस्तूर चल रही थी। वैसे पूछता है ये मेरे को क्या हो रहा है? एक स्ट्रेंज सा हेडेक भी साथ में हो रहा है, और मेरे काम पे कभी ये हेडेक बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, और मेरे को बहुत कॉशियस और केयरफुल रहना पड़ता है जब मैं अपने दूसरे साथियों के साथ काम पे होता हूं, क्योंकि मेरे को ये तकलीफ है। इसलिए वो मेरे को देखते रहते हैं कि मैं उतनी बाखूबी से काम नहीं कर पाता जितनी एनर्जी से, पोटेंशियल से पहले करता था। और मेरे को ये भी डर है कि वो मैनेजमेंट से, बॉस से मेरी कंप्लेंट ना कर दें, और उससे मेरा काम भी कहीं ना चला जाए। अब ये जो बंदा है, ये यूएस में टेम्परेरी है, इलीगल है, इसके पास कोई पेपर्स नहीं है, और वो कैश पे काम करता है। फैमिली इंडिया में है, वाइफ नर्स है। वो अपनी फैमिली की स्ट्रक्चर के बारे में भी बोलता है, और उस फैमिली की स्ट्रक्चर के बयान से हमें बहुत कुछ मिलता है। ध्यान से सुनते हैं तो सब कुछ हमें फिर जहन में उतरता है कि वो कहाँ से बोल रहा है। जब वो अपनी ये मजबूरियां सारी बता रहा है, अपनी तकलीफ के बारे में बता रहा है, तो आगे फिर वो ये भी कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मेरे पास कोई ग्रीन कार्ड नहीं है, कोई पेपर्स नहीं है मेरे पास, मीन्स मैं इलीगल हूँ। और कई लोग जो मेरे से बाद में आए थे वो मेरे से आगे निकल गए हैं, उन्होंने काफी अचीव कर लिया है, वो पक्के हो गए हैं, मैं यहाँ पे वहीं का वहीं हूँ। और ये जो अपनी सारी पुअर फीलिंग जो उसने बतलाई, उसके साथ वो थोड़ा अपना दूसरी साइड ऑफ द कॉइन भी बतला रहा है, जहां से उसको कुछ ढारस, कुछ होप मिलती है। और वो कन्वे करना चाहता है कि मैं इतना भी नहीं हूं, कुछ है भी मेरे पास। वो अपनी वर्थ, सेल्फ वर्थ भी सामने लेके आ रहा है। इन विच फॉर्म? वो कहता है कि मेरी वाइफ एक नर्स है इंडिया में, और उसको स्टेट अवार्ड मिला है। यहाँ वो अपनी एक वो साइड भी प्रोजेक्ट कर रहा है, जिससे कि सुनने वाले को ये ना लगे कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। वो कहता है कि मैं यहाँ पैसे लीगली नहीं बना रहा, ना मैं भेज सकता हूँ पैसा इंडिया में,
और जो मेरी ऑब्जर्व मुझे करते हैं, वॉच करते हैं मेरे कोवर्कर्स, मेरे को डर है कि कल को मेरी ये जो जॉब मैं कर रहा हूं वो भी मेरे हाथ से ना जाए, वो भी छूट ना जाए। सो दिस वाज द होल केस। जब इस स्टोरी को मैंने सुना तो विद इन 5 मिनट्स रेमेडी वाज इन माय माइंड। I made the analysis according to the periodic table of elements group analysis, और साथ में मैंने जब वो अपनी स्टोरी खत्म कर चुका तो रूब्रिकल एनालिसिस भी किया। सो दोनों जो तीर थे वो एक जगह पे आके मिल गए। बड़ा अच्छा लगा मन को, और ये कॉन्फिडेंस जनरेटिंग भी सिचुएशन होती है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग टू मेथड्स एंड बोथ आर कमिंग टू द सेम प्लेस। कनॉट प्लेस पे जाना है, कई सड़कें जाती हैं, सब वहीं पहुंचती हैं, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक होती है। जब आपको एक दवा अलग अलग मेथड से आ जाए सो दैट इज द श्योर शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन, और आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी उसमें बढ़ता है। आपने रूब्रिकल एनालिसिस सबने कर लिया, अच्छे अच्छे रूब्रिक दे दिए, सबने प्लेटफॉर्म पे पढ़ लिए। आई विल नॉट रिपीट दोज, और आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अशोक उपाध्याय, जो मैंने एनालिसिस आपको भेजा था वो भी आप प्लीज लोड कर देना। सो ऑलमोस्ट जो रूब्रिक मैंने लिए थे आप लोगों ने लिए हैं अच्छे, और एक दो एडिशनल भी लिए हैं कैलकेरिया का आपको निकालने के लिए। सो मैं अब आपको सिर्फ पीरियोडिक टेबल का ही बतलाऊंगा, बिकॉज यू आर वेरी 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 वेल वर्स्ड इन मेंटल मेथड, माइंड मेथड, एंड यू हैव रियली डन ग्रेट work in this case as you do in other cases as well. अब पीरियोडिक टेबल में मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टुडे हु आर विद अस, उनको पीरियोडिक टेबल्स का जो नॉलेज है, हो सकता है मेरे लेक्चर्स आपने अटेंड किए हों और आपको मेरे लेक्चर से पहले भी इसके बारे में पता हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और भी अच्छा हो जाएगा समझने के लिए। सो यहाँ पेशेंट क्या कह रहा है, उसने जो अपनी स्टोरी बतलाई है उसको सबसे पहले तो लैकिंग की बात कर रहा है। हमारे पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स कहाँ पे ये इंडिकेट होता है, जहाँ पेशेंट कोई कमजोरी, कोई लैकिंग, हैव नॉट्स, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, कमी, जहां भी कोई कमी का आभास होता है, कमी लगती है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, आनी चाहिए, होनी चाहिए, या मेरे को हासिल हो जाए, हासिल कर लूं। सो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स कमियों के साथ जिस पेशेंट की स्टोरी चलती है उसके साथ बाखूबी से इंडिकेट होता है। सो इसकी कमी थी, कमी कैरियर की, कमी सेटल होने की, कमी मनी की, और हेल्थ की तो पॉवर्टी थी ही थी। सो इन कमियों के चलते हुए ये पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स में कैटेगराइज हुआ। और मेन स्टोरी जो पेशेंट की वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? द मेन स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड वर्क, टास्क, हिज ड्यूटी, हिज जॉब, money matters. So these are the themes of row 4. Row 4 में टास्क, वर्क, ड्यूटी, रूटीन, जॉब, ये रो 4 की हमारे पास थीम्स हैं। और इससे पहले जो रो 3 है वो रिलेशनशिप की है। एक दूसरी रो एक दूसरे के ऊपर फोर साइड भी रखती है और बैक साइड भी रखती है। फोर साइड से क्या मतलब है कि जो पहली रो है वो नेक्स्ट रो को अपनाने के लिए प्रीवियस रो में बैठे बैठे ही कुछ कोशिश करता है, और जो नेक्स्ट रो है वो उसमें आते हुए बैक साइड भी करता है, पिछली जिस रो से आया है उसके ऊपर भी उसका ध्यान होता है। इस केस में वो रिलेशनशिप्स को छोड़ के आया और अपना कैरियर एस्टेब्लिश करने के लिए यूएस में आया। यहां आके जब वो कैरियर रो 4 जॉब, टास्क, वर्क, ड्यूटी, मनी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी की तलाश में लगा हुआ है, एट द सेम टाइम ही इज हैविंग ए बैक साइड ऑफ रो
3 विच इज अबाउट रिलेशंस। उसकी फैमिली वहां है, बच्चे वहां है, उसकी वाइफ वहां है, सो ही इज हैविंग ए बैक साइट ऑल्सो। और फोर्थ साइट कैसे करता है पेशेंट? जब वो रो 3 में अपने रिलेशंस के साथ था इंडिया में, उसकी फोर्थ साइट क्या थी कि मैं बाहर जाऊं, पैसा कमाऊं, अपने आप को एस्टेब्लिश करूं, अपनी एक वर्थ, सेल्फ वर्थ कमाते हुए मैं अपनी लाइफ में अपनी एम्बिशंस को पूरा करूं, वो कमियों को पूरा करूं जो कमियां वो झेल रहा था। सो हर एक जो रो है उसकी बैक साइड भी है और उसकी फोर्थ साइड भी है। अब वो बैक साइड में जा रहा है केस को रिलेट करते हुए, और बैक साइड में जाकर उसको अच्छा भी महसूस हो रहा है। क्या अच्छा महसूस हो रहा है? कि माई वाइफ इज ए नर्स बैक इन इंडिया, और उसने स्टेट अवार्ड जीता है। स्टेट अवार्ड क्या है? किसी को स्टेट अवार्ड मिल गया, सो दैट मीन्स वो ऑब्वियस है, वो ग्लिटर कर रहा है, उसने कुछ हासिल कर लिया, कुछ पा लिया, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, पता है कि ये दूसरों से अलग है, एक्सक्लूसिव है। सो वो अपनी जो ये एक कमजोरी है कलकेरिया को, हमें पता है ना कि हार्ड शेल बाहर से होता है, अंदर से वो टिमिड होता है, कवर्ड होता है, डरा होता है, वल्नरेबल होता है। सो द कलकेरिया पेशेंट ओएस्टर से बने हैं ना मेडिसिन, सो वो अपने शेल में रिट्रीट कर जाता है डर की वजह से, कवर्ड आइज की वजह से, टिमिडिटी की वजह से। इसका जो बाहर का हार्ड कवर है वो क्या है जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है? वो है स्टेटस अर्न्ड बाय हिज वाइफ। उसको वो स्टेटस को बना रहा है अपना हार्ड कवच, पर उसके अंदर अपनी वो सब कमजोरियों को लिए दुब के बैठा है। और साथ ही में वो बात कर रहा है कि जब भी मैं कहीं काम के लिए जाता हूं तो हर कोई मेरा स्टेटस पूछता है, आपके पास पेपर्स क्या हैं? क्योंकि मैं इलीगली काम कर रहा हूं, अनफेयर तरीकों से काम कर रहा हूं, अनफेयर, इलीगल, करप्शन, ये जो थीम्स हैं ये हैं कार्बन सीरीज, जहां पर आपको करप्ट प्रैक्टिसेस यूज करनी होती हैं, इलीगल मींस यूज करके आप ऊपर उठना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, अनफेयर तरीके से करना चाहते हैं, असलियत कुछ और होती है, करते आप कुछ और हैं, अंदर से आपकी भावना कुछ है, बाहर से आप कुछ और प्रोजेक्ट करते हैं। दीज 3-4 वर्ड्स, इलीगल, अनफेयर, ये करप्शन की तरफ भी लीड करते हैं। इन दी आईज ऑफ अदर्स, जो पक्के हैं वहां पे, जो रेगुलर हैं, जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास पेपर्स हैं, उनकी आईज में ये जो बंदा है ये करप्शन कर रहा है, ये अनफेयर मीन्स से काम कर रहा है, ये इलीगल तौर पे पैसा कमा रहा है, या ये कह लो किसी और का हक मार रहा है। तो जो करप्शन वाली प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर मीन्स हैं, इलीगल चीजें हैं, इलीगल जो भी स्टेप्स को लेता है कोई भी काम करने को, वो कार्बन सीरीज के ये थीम्स होते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ही बीइंग ए फादर, father is the element which indicates the carbonicum element, और कार्बोनिकम एलिमेंट डॉक्टर जैन शॉल्टन ने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के जो 10th हमारा कॉलम है, 10th स्टेज है, उसमें कैटेगराइज किया है। वो अपने आप को 10th स्टेज में कैसे दिखा रहा है? 10th स्टेज में वो दिखा रहा है अपनी वाइफ की उपलब्धि को बतलाकर, अपनी वाइफ के अवार्ड को बतलाकर वहां पे शाइन कर रहा है। वो 10th स्टेज को डिपिक्ट कर रहा है कि हम उस स्टेज पे भी खड़े हैं जहां हमें लोग जानते हैं, जहां हमें कुछ मिल चुका है, हमने कुछ हासिल किया है, चाहे उसकी वाइफ ने हासिल किया, पर वो उसको दिखा रहा है, दूसरों को बता रहा है, मुझे बता रहा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 10th कॉलम आ गया, कार्बन सीरीज, और 10th कॉलम कार्बोनिकम आ गया। और हमारा रो 4 हमने सिलेक्ट कर लिया, टास्क, वर्क, ड्यूटी, रूटीन और इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल को लेके। अब हम सेकंड कॉलम कैसे लेंगे? यहां सेकंड कॉलम कैसे हमें नजर आ रहा है, ये हमने देखना है। अब
सेकंड कॉलम की वो अपनी ट्रेट्स कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, ही इज लुकिंग बैक। कॉलम सेकंड, स्टेज सेकंड की एक ये विशेषता होती है कि वो पीछे की तरफ देखता है। कॉलम वन में क्या होता है, वो इनविजिबल है, वो कहते हैं मेरे को कोई देखे ना, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर ना के बराबर होती है, पर वो एग्जिस्ट जरूर करता है, पर देयर इज नो स्ट्रक्चर। सेकंड कॉलम में आके थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, बट एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता। ही लुक्स बैक फॉर एनी रॉन्ग्स, वो पीछे मुड़ के देखता है कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, उसको डर रहता है। और दूसरा एक और उसको क्या डर था, मेन डर था कि आई एम बीइंग वॉच्ड, मेरे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, मेरे कोवर्कर्स मेरी इन कमजोरियों को देखते हुए मेरी इन बातों को आगे ना पहुंचा दें, एंड ऑल दी मोर मेरे टिफिन को चेक किया जा रहा है, मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, यहां से कुछ लेके तो नहीं जा रहा। तो ये जो उसका लुकिंग बैक और ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द लॉस ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ कैरियर, लॉस ऑफ फ्यूचर, इस चीज को वो बचाने के लिए यहां पे वो स्टक है, उसकी स्टक स्टेट यहां पे है। तो ये सेकंड कॉलम के जो थीम्स हैं वो इसमें डिपिक्ट हुए। सेकंड कॉलम और रो 4 का इंटरसेक्शन है कलकेरिया। कलकेरिया बड़े अनश्योर होते हैं, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, उनको पता नहीं लगता कि वो किधर को जाएं, क्या करें ना करें, टिमिडिटी है, कवर्डाइज है, फियर है, हर तरह के डर से वो ग्रसित होते हैं। उनको लगता है कि हमें कोई देख रहा है, कोई वॉच कर रहा है, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी होता है कि हम स्टेटस वाले हैं। कलकेरिया को 4 चीजें उसके साथ जुड़ी हैं, कलकेरिया के साथ। वो क्या है, स्टेटस, सिक्योरिटी, सेफ्टी और सफरिंग। इन 4 चीजों को तालमेल ही नहीं वो कर पाता है। सफरिंग उसकी लोएस्ट रंग है, जहां पे वो पहले पांव पे ही, पहले पायदान पे ही अटका पड़ा है। उसको सेफ्टी के भी डर मन में होता है, सिक्योरिटी का भी होता है, और स्टेटस को हासिल करने के लिए वो चाहता है कि मैं अग्रसर हूं, मैं को काम करूं, मैं कुछ अचीव करूं। इस केस में कलकेरिया कार्बोनिका एक और तरीके से भी हमारे पास डिपिक्ट होती है, और वो क्या दिखा रहा है हमें, वो दिखा रहा है कि मैं घर मेरे पास नहीं है। मींस जहां वो है इस समय यूएस में, उसके पास रेजिडेंसी नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है। रेजिडेंस क्या होता है, रेजिडेंट घर हमारा कहीं होगा, हमारी पहचान होगी, हमारा एड्रेस होगा, हमें पता होगा, दूसरों को पता होगा हम कहाँ रहते हैं। अब वो यूएस में रहते हुए भी वो वहां नहीं रह रहा, क्योंकि उसके पास कोई स्टेटस नहीं है। तो कलकेरिया को घर की बहुत नीड होती है। कलकेरिया नीड्स ए होम, कलकेरिया नीड्स ए ठिकाना। आपने एक रूब्रिक देखा होगा, पढ़ा होगा, होम डिजायर टू गो एंड व्हेन एट होम डिजायर टू गो आउट। होम डिजायर टू गो एंड व्हेन देयर डिजायर टू गो आउट। वो घर से बाहर, बाहर से घर, घर से बाहर, बाहर से घर। कलकेरिया फॉस उसमें है। मेन कलकेरिया का एलिमेंट है घर। और इस रूब्रिक के अंदर जो मैंने आपको बोला, आप कहेंगे फास्फोरस कैसे है, फास्फोरस है ट्यूबरकुलर मायाज्म का एलिमेंट है। सो जहां ठहराव नहीं है, आना जाना बना हुआ है, वहां उसके साथ इसलिए वो फॉस जुड़ा है, वो टिक्के नहीं कर रहा, वो ट्यूबरकुलर मायाज्म की वजह से उसके अंदर वो कलकेरिया फॉस आती है। होम डिजायर टू गो एंड व्हेन एट होम डिजायर टू गो आउट एंड अगेन होम, ये ऐसे चलता है। सो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, कलकेरिया एलिमेंट को समझाने के लिए मैं आपको ये रूब्रिक बतला रहा हूँ,
मेडिसिन उसमें कल्केरिया फॉस है, अदरवाइज फॉस्फोरस का एलिमेंट मैंने इसलिए समझा क्यों जुड़ता है वो, ड्यू टू ट्यूबरकुलर मायास। सो इसको घर की लैकिंग है, टिकाने की लैकिंग है, रेजिडेंसी की लैकिंग है। सो कल्केरिया कार घर पाना चाहता है। तो इस तरह से इस केस को हमने जब ग्रुप एनालिसिस किया तो ये कल्केरिया कार्ड सामने आया और ये 5 मिनट में इसकी मेडिसिन की सिलेक्शन हो गई थी। और जो रूब्रिकल एनालिसिस था वो मैंने बाद में किया, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आके वहीं पे दोनों एक पायदान पे खड़े हो गए, दोनों तरीकों से सेम मेडिसिन आ गई, आई वॉज वेरी वेरी श्योर। So he was given Calcarea carb in 200 potency in a single wet dose, और वो 15 days के बाद he came to me. He was very cheerful, very energetic, and very hopeful, very confident. और जो फिजिकल प्रॉब्लम थी उसकी, एनर्जी लेस था, एनर्वेटेड महसूस कर रहा था, और उसको वोमिटिंग्स 3 महीने से बंद नहीं हो रही थी, हेडेक था, डिप्रेस्ड महसूस कर रहा था। तो ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व। ये केस प्रेजेंट करने का मेरे को कहां से ध्यान आया, वो ऐसे है कि पिछले हफ्ते उसकी बेटी मेरे पास खुद की हेल्प लेने आई अपनी प्रॉब्लम के लिए। अब उसकी फैमिली आ चुकी है इधर। So she told me, when I asked her how you happen to contact me, उसने कहा कि मेरे फादर इस नाम से आए, उनका नाम है, वो आपके पास आए थे, so that is the reason that I have come. Then I asked her कि उनसे बहुत देर होगी, बात ही नहीं हुई मेरी, तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, 3 से भी ज्यादा हो गया। वो कहने लगे ही इज डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छी सेहत है, किसी और दवा की उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ी, एंड ही इज वेरी हैप्पी एंड चीयरफुल। और आज की तारीख में उनको अपना जो रेजिडेंसी है, कार्ड है, जो भी उनकी लैकिंग थी वो सब पूरी हो चुकी है। ये नहीं कि दवाई ने पूरी की है, दवाई ने उसकी वो सिचुएशन को टैकल किया है जिससे वो अपने लैंड कर गया था इस सारी बातों को लेकर, इस कमियों को लेकर उसके मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े थे और फिजिकल सिकनेस आई थी वो दूर हुई। एंड तभी मेरे माइंड में आया कि क्यों ना उस केस को लिया जाए जिसका कि आपको फॉलो अप नहीं मिला पर उनके फैमिली मेंबर के जरिए फॉलो अप मिल चुका है। तो दिस वाज द केस फ्रेंड्स। अगर आपका कोई और इनपुट है, कोई क्वेश्चंस हैं, यू आर वेलकम। और आपके पास अब आधी रात होने जा रही है शायद, सो आप भी आराम करेंगे। सो नाउ ओवर टू यू। आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो प्लीज। कोई डाउट? बहुत ही अच्छा अंदाज था आपका समझाने का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यानी सब लोग अब नींद के आगोश में जाने के मूड में होंगे। तो यदि कोई क्वेश्चन है तो आप डाल दीजिएगा, कल शाम तक भी आपको आंसर मिल जाएगा। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ऊपर वाला सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुशियां दे। आप सब लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर सर। प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। हैप्पी न्यू ईयर सर जी। थैंक यू वेरी मच सर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सबको हैप्पी न्यू ईयर। अभी मैंने चलते चलते 4 लाइनें लिखी हैं, वो मैं सुनाता हूँ आपको, अभी जहन में आई थी। तो सुनिए जरा। आगाज भी यहीं, अंजाम भी यहीं, आगाज भी यहीं, अंजाम भी यहीं, खुदा भी यहीं, कलाम भी यहीं। आगाज भी यहीं, अंजाम भी यहीं, खुदा भी यहीं, कलाम भी यहीं। शुक्रो गुजार नहीं जो उसकी रहमतों का, शुक्रो गुजार नहीं जो उसकी रहमतों का, वो आज भी वहीं और कल भी वहीं, वो आज भी वहीं और कल भी वहीं। तो बहुत बढ़िया सर। नए साल के आने के साथ साथ
ये हमारी मनोकामना है कि आप और आपका परिवार खुशहाल रहे और ये नया साल आपके लिए अनगिनत टन्स ऑफ खुशियां लेके आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए और आप अपने कैरियर में प्रफुल्लित हों। इन शब्दों के साथ आपसे रुखसत लेता हूं। तो कोई डाउट हो आप लिख देना। सेम धन्यवाद। टू यू थैंक यू सर, वेरी मच सेम एंड टू हैप्पी यू न्यू सर। ईयर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर, गुड टेक नाइट। केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। Hello, doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of Rs 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.